जय जवाहर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत संवैधानिक विकास वाला टॉपिक, जिसके अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के साथ साथ 1784 का जो संशोधनात्मक एक्ट आया था उस पर डिस्कस किया था, उसकी चर्चा की थी, है ना। तो हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस पृष्ठभूमि में उसको लाया गया था और क्या क्या उसमें प्रावधान थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में क्या देखेंगे, एक देखेंगे पृष्ठभूमि, दूसरा क्या क्या प्रावधान किया गया है ना। चलिए ठीक है, तो पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो पृष्ठभूमि बोला जाता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियों को दूर करना, इसकी कमियों को क्या करना, दूर करना, कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। दूसरा बोला जा रहा है ब्रिटिश समाज के द्वारा, ब्रिटिश समाज के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए सरकार पर दबाव, सरकार पर क्या बनाना, दबाव बनाना। मैं बताया था ये लास्ट पॉइंट में भी कि सरकार पर क्या बनाया जाएगा, दबाव क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। और दबाव पहले भी बनाया गया था, अभी भी बनाया जा रहा है कंटिन्यू, कि भाई क्या करो, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करो आप करके। तीसरा बोला जा रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्र होने के पश्चात क्या हुआ, उपनिवेशों के संदर्भ में नीतियों को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ी है। क्यों, क्योंकि देख लो ये समय है, इस समय क्या हो जाता है, अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। तो अमेरिका के स्वतंत्र होने के पश्चात, अमेरिका के स्वतंत्र होने के पश्चात, क्या पड़ा है, तो उपनिवेशों के संदर्भ में नीतियों को, उपनिवेशों के संदर्भ में नीतियों को पुनः परिभाषित करने की जरूरत पड़ी है, पुनः परिभाषित करने की जरूरत, मतलब नीतियों का पुनः मूल्यांकन करो, फिर से नीतियां बनाओ, कुछ कमी रह गई होगी अच्छे से, इस टाइप से। तो इस पृष्ठभूमि में क्या किया गया, 1783 का ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पहला क्या बता रहा हूँ कि क्या किया गया भाई, कुछ कमियों को दूर करना था 73 का, जिसको मैं बताया था बॉम्बे और मद्रास को कुछ मामलों के अधीन क्या किया गया था, गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया था। मामला क्या था वो नहीं बताया गया था, तो उसको इसमें क्लियर किया गया। दूसरा क्या बोला गया है, ब्रिटिश समाज के द्वारा क्या करना, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को क्या करना, कंट्रोल करना, ये भी इसमें प्रावधान किया गया। मतलब दबाव बनाया जा रहा था ब्रिटिश समाज के द्वारा कि अभी भी क्या करो, कंट्रोल करो करके। और अमेरिका के स्वतंत्र होने के पश्चात क्या हुआ है, उपनिवेशों के संदर्भ में नीतियों को पुनः परिभाषित करने की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। और इसी पृष्ठभूमि में क्या किया गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब बात आता है कि भाई क्या क्या प्रावधान किया गया इसमें, इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको थोड़ा समझना होगा। क्या बोला गया, सबसे पहला प्रावधान, ब्रिटेन में क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका नाम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कहाँ किया गया, ब्रिटेन में। इसमें 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस 6 सदस्य में क्या होता था, एक सदस्य प्लस 4। तो एक सदस्य जो होता था वो होता था आपका क्या, विदेश मंत्री। दूसरा होता था वो होता था वित्त मंत्री। और 4 सदस्य जो होते थे ये प्रिवी काउंसिल के मेंबर थे। प्रिवी काउंसिल, ये प्रिवी काउंसिल क्या थी, तो अपील की सर्वोच्च इकाई थी ब्रिटेन में। अपील की सर्वोच्च इकाई न्यायपालिका के संदर्भ में प्रिवी काउंसिल, तो उसके 4 मेंबर। तो 6 सदस्यीय
बोर्ड ऑफ गठन का क्या किया गया, निर्णय किया गया और बोल दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त गतिविधियों पर कंट्रोल यही करेगी, इसी के कंट्रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, कार्य करेगी। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन का उद्देश्य क्या था, इसका काम बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त गतिविधियों को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। बात समझना, समस्त गतिविधियों को क्या करना, नियंत्रित करना। तो बोला गया कि अब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के को कंट्रोल कौन करेगा, उसकी गतिविधियों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 6 मेंबर थे, एक विदेश मंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। ये जो विदेश मंत्री होता था वो इसका क्या होता था, अध्यक्ष होता था। इसका अध्यक्ष कौन था, विदेश मंत्री। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 2 मेंबर होते थे इसमें, एक विदेश मंत्री, दूसरा वित्त मंत्री। और विदेश मंत्री जो होता था ये पूरे बोर्ड का क्या था, अध्यक्ष था। बोला गया कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये डायरेक्टरों की 3 सदस्यीय गुप्त समिति को, ये डायरेक्टरों के 3 सदस्यीय गुप्त समिति को, 3 सदस्यीय गुप्त समिति को क्या करेगी, गुप्त समिति को कंपनी के संदर्भ में निर्देश देगी, कंपनी के संदर्भ में क्या करेगी, निर्देश देगी। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है कि आपको क्या करना है, आप कंपनी के गतिविधियों को कंट्रोल करना है करके। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको कंट्रोल करेगी, तो बोला गया कि उसके द्वारा जो भी सोचा जाएगा, जो भी किया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, वो किसको बोलेगी, तो 3 सदस्यों वाले डायरेक्टरों की गुप्त समिति। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, उन डायरेक्टरों में से 3 सदस्यीय गुप्त समिति बनाई गई होगी, उसको ये क्या करेगी, अपना आदेश देगी, निर्देश देगी। ठीक है जी। चलिए, साथ में क्या बोला गया, तो बोला गया कि भाई कंपनी का नियुक्ति और व्यापार का एकाधिकार बना रहेगा। कंपनी के संदर्भ में जो इसका नियुक्ति और व्यापार का एकाधिकार है, नियुक्ति और व्यापार, ये पहले भी था, अभी भी है, ये क्या रहेगा, बना रहेगा। मतलब आप जान रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया गया कि पूर्वी देशों में व्यापार का क्या होगा, जॉर्ज पंचम के द्वारा एकाधिकार प्रदान कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए, पता है मैं पहले। साथ में व्यापार मतलब नियुक्ति का क्या, तो अपॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी में किसकी अपॉइंटमेंट किया जाएगा अधिकारी के रूप में, इस पर भी इसका एकाधिकार है। अभी इसको छीना नहीं गया है, कंट्रोल करना है, अगर कंट्रोल करना है तो इसको छीनना पड़ेगा, आगे चलकर छीना जाएगा, अभी नहीं। तो अभी बोला जा रहा है कि यह अधिकार बना रहेगा, 73 में भी बना रहेगा, अभी भी बना रहेगा, आने वाले समय में भी बना रहेगा। इस पर इंटरफेयर किया जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट से। पहले व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया जाएगा 1813 के में, अपवाद के रूप में चाय और चीन रहेगा। 1833 में कंप्लीट व्यापार को समाप्त कर दिया जाएगा और 1853 के चार्टर एक्ट में क्या बोला जाएगा, अब कंपनी के नियुक्ति का एकाधिकार समाप्त होता है और फिर सिविल सेवकों के लिए क्या किया जाएगा, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और सर्वप्रथम फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में प्रथम भारतीय जिन्होंने क्या किया था, ICSP की पेपर पास की थी। चलिए, साथ में क्या बोला गया, तो ये जो गवर्नर जनरल परिषद है, गवर्नर जनरल परिषद, इसकी संख्या अब कम करके 4 कर दी गई, 4 कर दी गई, जिसमें इसको 1+3 किया गया। पहले कितना था, 1+4 था। टोटल नंबर कितने थे, 5 थे, मैं आपको बताया था, तो याद रखिएगा। अब इसकी संख्या कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। 4 किया गया, 1+3 किया गया। इससे पहले में क्या किया गया था, वो 1+4 था, टोटल नंबर 5 था, तो अब क्या कर दिया गया, 1+3 किया गया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 1 2 3 4। एक इंपॉर्टेंट प्रावधान याद रखिएगा जो है, मैं क्या बोला था, 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट में बॉम्बे और मद्रास को कुछ मामलों के अधीन, कुछ मामलों में गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया था। इसको क्लियर नहीं किया गया था, अब क्लियर किया गया। क्या, तो बोला गया युद्ध, कूटनीति और राजस्व, युद्ध, कूटनीति और राजस्व। तो युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में बॉम्बे और मद्रास को बोल दिया गया कि बॉम्बे और मद्रास का जो ये वाला मुद्दा रहेगा, कौन कौन सा, युद्ध का, कूटनीति का और राजस्व का, तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, किसका कंट्रोल होगा, तो गवर्नर जनरल का कंट्रोल होगा बॉम्बे और मद्रास के।
ठीक है। तो बॉम्बे और मद्रास के ऐसा बोल सकते हो, युद्ध कूटनीति और राजस्व के संदर्भ में बॉम्बे और मद्रास को गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। या बॉम्बे और मद्रास को युद्ध कूटनीति और राजस्व के संदर्भ में गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया। तो ये 5 प्रावधान है, आपको याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। आगे चल के मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक प्रावधान किया गया कि क्या ये किसको निर्देश देगी, तो 3 सदस्यों वाली डायरेक्टरों की गुप्त समिति को नियुक्ति और व्यापार का एक अधिकार बना रहा। गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या को कम करके कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया, 1 गवर्नर प्लस 3 सदस्य। और साथ में क्या बोला गया, युद्ध राजस्व और कूटनीति के संदर्भ में बॉम्बे और मद्रास किसके अधीन रहेंगे, गवर्नर जनरल परिषद के अधीन रहेंगे। चलिए, यह हमारा कंप्लीट होता है पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आपका आता है, देखो याद रखिएगा, इससे में आप याद रखिएगा, इस समय जो भारत के प्रशासन के लिए जो ढांचा निर्मित हुआ, प्रशासन के लिए जो ढांचा बना, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा इसी के नीचे अब अलग से, जो ढांचा निर्मित हुआ यह कुछ परिवर्तनों के साथ 1858 तक चलता रहा। 1858 तक क्या रहा, चलता रहा। और ये जो समय है आपका 1784 से 1858, इस दौरान को भी ना भारत के शासन के संदर्भ में, इसके लिए भी, इस ड्यूरेशन के लिए, इस काल के लिए द्वैध शासन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। द्वैध शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये हर जगह आपको लिखा नहीं मिलेगा, है ना, बहुत कभी लोग बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ क्या है आपका, भारत में गवर्नर जनरल परिषद है और दूसरी ओर कौन है, वहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा है। तो एक तो वहाँ से शासन चल रहा है और यहाँ कोई और शासन कर रहा है, इसलिए इस समय को द्वैध शासन बोला जाता है। जैसे बंगाल में मैं बताया था ना, प्रशासन कोई और चला रहा है, राजस्व कलेक्शन कोई और कर रहा है, वैसे ही इस काल को 84 से 58 तक को इस समय के लिए भारत के संदर्भ में भी द्वैध शासन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और जो भी ढांचा बनाया गया, एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इधर क्या गवर्नर जनरल परिषद, ये चलता रहा 1858 तक, इसकी बात की जा रही है। 1858 में क्या कर दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाएगा, गवर्नर जनरल परिषद भी समाप्त होता है, वो रहता है, लेकिन उसको वायसराय का पद दे दिया जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती है डायरेक्ट अपना शासन प्रत्यक्ष रूप से। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी ढांचा निर्मित हुआ सामान्यतः कुछ परिवर्तनों के साथ 1858 तक यहाँ चलता रहा। नोट करके दोनों पॉइंट को आपको ऐड कर लेना है यहाँ पर। चलिए, अब आता है आपका 1884 के बाद, 1784 के बाद 1786 का अधिनियम। इसको थोड़ा सा देखो क्या है। तो इस अधिनियम में क्या किया गया 1786 में, याद रखिएगा इस अधिनियम के तहत प्रावधान क्या किया गया। तो इसके तहत प्रावधान किया गया और बोला गया कि गवर्नर जनरल को ना मुख्य सेनापति का पद दिया गया। गवर्नर जनरल के साथ गवर्नर को क्या किया गया, मुख्य सेनापति का पद। तो ये जो गवर्नर जनरल था, इसको क्या किया गया, मुख्य सेनापति का पद दिया गया। बोला गया कि मुख्य सेनापति भी कौन रहेगा, गवर्नर जनरल ही रहेगा। तो मुख्य सेनापति का पद दिया गया। साथ में क्या दिया गया, साथ में बोला गया कि परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार, निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया गया। अस्वीकार करने का अधिकार, अभी हम लोग लास्ट वीडियो में या इससे पहले वाले में मैं आप लोग को बताया हूं कि जो गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया था 1+4 सदस्य 5 साल कार्यकाल, तो मैं बताया था कि निर्णय क्या लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ना इस निर्णय को अस्वीकार करने का, परिषद अगर कोई और निर्णय दे रही है और गवर्नर जनरल कुछ और चाहता है तो उसको
अस्वीकार करने का निर्णय दिया गया। इसी को बोल सकते हो आपको क्या कि इसके तहत अप्रत्यक्ष रूप से कि गवर्नर जनरल को ना वीटो पावर दिया गया। क्या दिया गया? वीटो का अधिकार। जैसे अभी प्रेसिडेंट को है ना, वैसे ही वीटो का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया, याद रखिएगा। और ये दोनों चीज दिया गया था कार्नवालिस को। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो इस अधिनियम में, और कार्नवालिस क्या थे इस समय? गवर्नर था। तो इस अधिनियम के तहत कार्नवालिस को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए। कार्नवालिस ये डिमांड किया था ना, बोला था कि मेरे को मुख्य सेनापति का पद चाहिए करके, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया और कार्नवालिस को क्या किया गया? मुख्य सेनापति का पद भी दिया गया और साथ में बोला गया कि क्या तुमको अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है परिषद के निर्णय को। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? वीटो का पावर दिया गया। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रावधान इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब क्या होता है, एक इसके बाद का जो प्रावधान है 1786 के बाद आपका अधिनियम जो आएगा 1793, 1813, 1833 और 1853, ये सभी कहलाते हैं आपके चार्टर एक्ट। क्या कहलाता है? चार्टर एक्ट। ठीक है, इन सभी को क्या बोला गया है? चार्टर एक्ट। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बार कंपनी का चार्टर को 20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 93 में भी बढ़ाया जाएगा, 13 में भी बढ़ाया जाएगा और 33 में भी बढ़ाया जाएगा। तो कंपनी का चार्टर को मतलब क्या? कंपनी का शासन करने का अधिकार। इसको प्रत्येक समय क्या किया जाएगा? 20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और 53 में जाकर बोला जाएगा कि अब 20 साल के लिए ना बढ़ाकर कंपनी का शासन तभी तक होगा भारत में जब तक ब्रिटिश संसद चाहेगी। ऐसा बोला जाता है 93 में, 53 में बोला जाता है। इनमें क्या किया जाता है? 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। और 53 में क्या बोल दिया जाता है? तभी तक शासन रहेगा जब तक कौन चाहेगी? ब्रिटिश संसद चाहेगी। मतलब इस समय पर्टिकुलर 20 साल नहीं बोला जाता इस अधिनियम में। और आगे चलकर फिर 1858 में क्या कर दिया जाता है? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। तो जो कंट्रोल करने का काम स्टार्ट हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, वो फाइनली आकर 1858 में पूर्णता कंट्रोल, मतलब तुम्हारा समाप्त हुआ शासन, अब डायरेक्ट कौन शासन करेगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करेगी करके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको इस वाले में 1793 का चार्टर एक्ट को बता रहा हूँ। 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या किया गया? प्रावधान क्या क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। के चार्टर को क्या बोला गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो याद रखिएगा, इसमें क्या किया गया था? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। साथ में क्या बोला गया? कार्नवालिस को जो विशेष अधिकार प्रदान किया गया था, कौन कौन सा? एक बोला गया था मुख्य सेनापति का पद, और दूसरा क्या बोला गया था? गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार। ये विशेषाधिकार अन्य गवर्नर जनरल को भी प्रदान किया गया, मतलब आने वाले सभी गवर्नर जनरल को ये अधिकार हुआ। याद रखिएगा, ये 1786 का जो था ना, ये पर्टिकुलर कार्नवालिस के लिए था। वहाँ पर गवर्नर जनरल ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर कार्नवालिस को लेकर बनाया गया अधिनियम कि कार्नवालिस को वीटो का अधिकार दिया गया और कार्नवालिस को मुख्य सेनापति का अधिकार दिया गया। इसमें क्या बोला गया कि आने वाले सभी गवर्नर जनरल को, आने वाले सभी गवर्नर जनरल को कार्नवालिस के समान विशेषाधिकार प्रदान किया गया। कार्नवालिस के समान विशेषाधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। कलेक्टरों को न्यायिक कार्यों से पृथक किया गया। कलेक्टरों से उनकी न्यायिक शक्तियां छीन ली गई। न्यायिक शक्तियां छीन ली गई। देखो, ये वही समय है जब क्या होता है, सिविल सेवक का जनक कार्नवालिस 1793 में क्या करता है, और सिविल सेवक के पद को नियमित करता है अपने काल में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि कलेक्टरों की न्यायिक शक्ति को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया कलेक्टरों से।
साथ में क्या बोला गया, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, इनका वेतन, इनको वेतन भारत से प्रदान किया जाएगा। भारत से दिया जाएगा। 1919 तक ये चलता है। 1919 के अधिनियम तक यह प्रावधान बना रहता है कि भारत से क्या किया जाता है, इनको पेमेंट दिया। खैर ये वाला पॉइंट को मत लिखो, बस अभी बस इतना याद रखो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन जो इससे पहले गठित हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोला गया कि भाई उनको वेतन जो दिया जाएगा वह वेतन अब किससे दिया जाएगा, भारत से दिया जाएगा। तो ये आपका प्रावधान है क्या, पिट्स इंडिया एक्ट का। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में भी। सॉरी, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो चार्टर एक्ट आया है आपका 1793 का, तो 1786 और 93 को थोड़ा सा ना मैच करके रखिएगा। छोटा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कार्नवालिस को उसके तहत विशेषाधिकार दिया गया और इसमें क्या कर दिया गया, जो कार्नवालिस को दिया गया था वो सभी को दे दिया गया। साथ में कार्यपालिका मतलब न्यायपालिका की शक्ति छीन ली गई, किससे, कलेक्टरों से, और वेतन का प्रावधान कर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, कहाँ से, भारत से। और पहला पॉइंट में क्या बताया, कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब ये चार्टर को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, ये आने वाले 3 अन्य अधिनियम में रहेंगे, ठीक है। तो उसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग 1813 का अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट को एक साथ देखेंगे। उसके बाद 53 और 58 और 61 का जो अधिनियम है उसको एक साथ देख लेंगे। इस तरीके से हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 61 तक का जो अधिनियम था ये कंप्लीट हो जाएगा। बच जाएगा जो 91 का और उसके बाद 1909, 19 और 35 का, उसको हम लोग अलग से देखेंगे बाद में, जब आगे बढ़ जाएंगे, कांग्रेस का काल आ जाएगा, जब उस दौर में हम लोग रहेंगे तब पढ़ेंगे समझते हुए। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को पढ़ते हुए समझते हुए अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये रटने वाला काम हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि हमने जहाँ से पढ़ा है ना, हमने दिल्ली से पढ़ा है, वहाँ कोचिंग किए हैं, तो वहाँ जो फेमस है, मतलब वहाँ के जो टीचर पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया जाता है कुछ को, कई सारे बड़े कोचिंग में, कि आओ आप इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाओ करके। तो वहाँ बताया भी गया है कि हम लोग को कि इस एक्ट को ना संविधान में नहीं पढ़ा जाता। वहाँ क्या पढ़ोगे, क्या समझोगे, कोई संविधान पढ़ेगा तो उस समय आप थोड़ी परिचित हो भाई कि आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है ब्रिटिशों के आने के बाद। उस समय तो आपको डायरेक्ट संविधान सभा से पढ़ना होता है। संविधान सभा पढ़ो, उसके बाद पढ़ते जाओ आगे कैसे संविधान प्रस्तावना, राज्यों का निर्माण, ये सबको, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। मैं पूरा आपका आधुनिक इतिहास बहुत अच्छे से समझाते हुए धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे पूरा इतिहास कंप्लीट रहेगा। चाहे आप कोई भी स्टेट का मेंस एग्जाम दो, लोक सेवा आयोग का, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, एमपी का हो, किसी भी स्टेट का हो, अपने छत्तीसगढ़ का हो, किसी भी स्टेट का हो। साथ में अब ये नहीं बोल सकता कि मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हूँ करके, लेकिन ये भी मानिए कि बहुत हद तक, कुछ हद तक वो भी कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।